हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रिश्ता। दमयंती का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 3 दिन हो गए थे। वो 3 बच्चों की माँ बिस्तर पर बुखार में तप रही थी। उसकी जिद थी कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है, इसलिए कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे के साथ ही रहेंगी। बड़ी बेटी जया का घर पास में ही था। वो कभी कभार मिलने चली जाती, पर ज़्यादा देर रुकती नहीं थी अपनी बेटी के घर में। जया हमेशा कहती, माँ तुम यहाँ आकर क्यों नहीं रहती? मेरे भी घुटनों में दर्द रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। वैसे जया रोज सुबह का इतना नाश्ता अपनी माँ के लिए पिछले कई सालों से, जब से उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और वो खुद खाना नहीं बना पाती थी, भिजवा देती, जिसे दमयंती दोपहर के खाने के लिए भी रख लेती। बेटी के घर का खाना बेटे के घर में रहकर खा सकती थी, पर वहां जाकर रहेगी तो यह समाज क्या कहेगा, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे अगर बेटी के घर में रहेगी। उनकी बहू का देहांत कुछ वर्ष पूर्व हो गया था, जिसके बाद अपने पोते पोतियों की परवरिश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। अपने तीनों बच्चों के विवाह उपरांत वो निश्चिंत हो गई थी अपने कर्तव्य पालन करके। उनके पति रमाकांत का देहांत हुए भी कई साल हो गए थे। अकेले ही सारी जिम्मेदारियां संभाली। पोते पोतियों को भी पढ़ा लिखाकर अच्छा घर ढूंढ उनकी शादी करवा दी थी। अब उनके पोते पोती अपने अपने घर परिवार में व्यस्त हो गए थे और बेटा बबलू अपने बिजनेस में इतना व्यस्त रहता कि उसे माँ की खोज खबर लेने की भी फुर्सत नहीं होती। अकेले रह गई थी दमयंती। रात को जब बेटा आता तो नशे में धुत रहता। तूने खाना खाया माँ? बस इतना भर पूछकर बिस्तर पर निढाल हो जाता और अपने कर्तव्य से मुक्त अपने बेटे को ही दमयंती अपना इकलौता वारिस मानती। अपनी दोनों बेटियों से सिर्फ फोन पर बात करना और हालचाल पूछ लेती। 2 रात से बेटा घर आया ही नहीं। अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने चला गया, जहाँ उसके एक वकील दोस्त ने उसके कान भरने शुरू कर दिए और कहा, बबलू अब जल्दी ही बेच दे अपने पिताजी की सारी संपत्ति, उस पर तुम्हारी बहनों का भी पूरा अधिकार है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद वो कभी भी अपना हिस्सा मांग सकती हैं, तो अच्छा होगा कि तुम अपनी माँ के रहते ही अपने माता पिता के नाम की सारी संपत्ति बेच दो। यह बात बबलू के दिमाग में कई सालों से चल रही थी। इधर उनकी पड़ोसन रमा अपने 2 साल के बेटे को खोजती हुई दमयंती के घर आई, जहां वो हमेशा आ जाता था खेलने के लिए। रमा दमयंती को दादी जी कहकर ही बुलाती थी। उस दिन बिस्तर पर लेटी दमयंती का तपता शरीर देखा तो काफ़ी देर तक उनके पास बैठी रही और ठंडे पानी की पट्टी करती रही। दादी जी, आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो आपने मुझे क्यों नहीं फ़ोन कर दिया पहले? अभी जया बुआ भी अपने बेटे के पास गई हैं और छोटी बुआ तो विदेश में रहती हैं। बबलू चाचा भी घर पर नहीं हैं, तो ऐसे में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आएगा। वैसे भी मैं आपको अपनी दादी की तरह मानती हूँ। चलिए पहले डॉक्टर के पास, फिर आप मेरे साथ मेरे घर पर ही रहिएगा। रमा, मेरे तीनों बच्चे और उनके बच्चे, किसी को भी मेरी चिंता नहीं है। 3 दिन से बिस्तर पर पड़ी हूँ, किसी ने खोज खबर नहीं ली। सभी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तेरे दादाजी का बनाया वो घर, जिसे हमने खून पसीना एक कर जोड़ा था, बबलू उसे बेचने के लिए तैयार है और मेरी दोनों बेटियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं। इसमें मेरी ही पूरी गलती है। मैंने ही हमेशा अपने बेटे बेटी में फ़र्क किया। जब भी पहले बीमार पड़ती थी, जया ही मुझे संभालती थी और राधिका भी मुझसे मिलने, मेरी सेवा करने दौड़ी चली आती थी, जब तक उसका पति यहीं रहता था। अब तो इतनी दूर चली गई है कि फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाती। दमयंती की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दादी जी शांत हो जाइए, वो लोग अपना कर्तव्य भूल गए हैं और सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। आप आज से मेरे साथ रहेंगी। रमा ने डॉक्टर को फ़ोन लगाया और थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया। कुछ टेस्ट और दवाइयों की पर्ची रमा के हाथ में पकड़ा दी। दमयंती एकटक रमा को निहारती रही और मन में एक ही सवाल आ रहा था, कौन है तू मेरी? क्या रिश्ता है तुझसे मेरा? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।